300 रुपये की डिलीवरी पर मौजूद है। और आप जानते हैं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, माजी में यहाँ पे छोटी छोटी रियासतें थी, चित्राल, हुंजा, नगर, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह वगैरह। यहाँ पे दो कदीम किले हैं हुंजा स्टेट में। सर आ जाएं आप भी प्लीज़, आप भी हाँ साइड पे बैठिए। सिस्टर आप ज़रा पीछे हो जाइए, भाई को मौका दें। आप भी ज़रा बैठे, अगर थकन हो रही है तो। सर ये जी मैं बड़े को बता रहा हूँ, आप सर ये रास्ता छोड़ दे भाई सर। हुंजा एक स्टेट था, तो प्लीज़ आप वहीं पे बैठिए, उस साइड पे बैठिए। यहाँ पे दो कदीम किले हैं। इस किले का नाम किला बल्तित है और इसकी उम्र तकरीबन 800 साल हो रही है। यह किला हुंजा के हुक्मरानों की रिहाइश थी और इसकी तामीर एक दौर में तकमील नहीं हुआ है। जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं उन्होंने वक्तन फ़वक्तन इसमें इजाफे किए हैं। प्लीज़ ऊपर आ जाएं आप। ऊपर आ जाएं। तो इस किले की तारीख़ में जो बड़ी तब्दीली आई है वो आखिरी दफ़ा अंग्रेज़ दौर में आया था। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर दिसंबर 1891 में इस इलाके को फ़तह किया था। हुंजा के हुक्मरान मीर सफदर ख़ान यहाँ से चाइना निकल गए थे और उनके भाई मीर नज़ीम ख़ान को हुक्मरानी मिली। 1938 ईस्वी तक इस किले में काफ़ी तरमीम हुआ और 1945 ईस्वी तक ये इस्तेमाल में रहा। अंग्रेज़ दौर में 1945 तक में ज़िक्र करूँ, इसमें शीशे की खिड़कियाँ लगवाई और हाल ही में प्रिंस करीम आगा ख़ान ने 1990 से 96 तक 6 सालों में इसका मरम्मत का काम करवा लिया है। पाकिस्तान के साबिक़ सदर लगारिस साहब ने सितंबर 1996 में इसका रस्मी इफ्तिताह सर अंजाम दिया था। अमीर हुंजा मीर गज़नफ़र साहब ने यह किला पब्लिक ट्रस्ट के हवाले की है और अभी हम फॉरेनर्स या डोमेस्टिक जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो टिकट लेते हैं, ये हमारे ज़रिए आमदनी का वाहिद ज़रिया है। इसके ज़रिए इसका मेंटेनेंस और स्टाफ की तनख्वाहें चलती हैं। आप तमाम हमारे जो मेहमान या टूरिस्ट आए हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, आप सबका आने का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आप सब बहादुर लोग हैं, आप बहुत चढ़ाई चढ़ गए हैं। जिंदाबाद। थैंक यू जी। तो ख़वातीन हज़रात देखिए, आप भी आ जाएं, भाभी आराम आराम से ऊपर, आप ज़रा पकड़ लें उनका। तो हमारे ये है ना, यह किले का इस्तिक़बालिया है। हमारे कदमों के नीचे ये बकरे की बालों की बनी हुई दरियाँ बिछी हैं। इनके नीचे ज़मीन के अंदर गल्ले के गोदाम हैं और जिनमें माजी में गंदम, मकई वगैरह ज़ख़ीरा किया जाता था। जब ज़रूरत पड़ती थी इस सुराख से एक बंदा नीचे चले जाते थे, एक लड़का सीढ़ी से और रस्सी बांध के गंदम बाहर लाते थे। तो ख़वातीन हज़रात, दो चीज़ें आप जहन में रखें, जब हम आगे निकलेंगे तो दरवाज़े मुख्तसर सी हैं, आप अपने सर का ध्यान रखें ताकि आपको चोट न लगे। जहाँ पे कदीम पुरानी चीज़ें इन पे केमिकल लगे हैं, मुझे उम्मीद है आप हाथ न लगाएंगे, अगर लग जाए तो आप ज़रूर धो लें। और यहाँ से आगे जी हम अंदर दाखिल होंगे और उस दीवार के पीछे से आगे बढ़ेंगे और वहाँ से होके इस दरवाजे से बाहर तशरीफ़ लाएंगे आप। तो ये बताइए दरवाजे छोटे क्यों हैं? लोग छोटे थे करके क्या? जी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो ख़वातीन हज़रात, बात यह है कि माजी में कहा जाता है यहाँ पे दुश्मनों का ख़तरा रहता था, तो उस ज़माने में रुकावट के लिए किलों के अंदर दरवाजे मुख्तसर रखी जाती थी। तो अक्रॉस दिस डोर, इस दरवाजे से आगे जालियाँ लगी हैं। ये माजी की नहीं है बल्कि अभी लगी है। ये मिट्टी से भरी हुई थी, उसको खाली किया गया है ताकि दीवारों पे दबाव कम बढ़े। और यहाँ पे जी कुछ लोग ख्याल करते हैं शायद कोई कैद खाना था, लेकिन हमारे इंजीनियर्स कहते हैं जी कैद खाने का हमें सुराग आसार नहीं मिलते हैं, बल्कि ये किले की फाउंडेशंस की एडिशनल सपोर्टिंग वॉल्स हैं। मतलब किले की हिफाजत के लिए, मजबूती की दीवारें हैं वो। तो मैं यहाँ से आगे चलूँगा, आप मेरे पीछे आएंगे और दीवार के पीछे से आगे बढ़ेंगे। चूँकि हमारे साथ ख़वातीन की तादाद बहुत कलील है, मेरी गुजारिश है आप पहले ख़वातीन को अंदर आने की मौका दें। शुक्रिया। आप सर का ध्यान रखें। हाँ
हम मुजम्मिल का क्या मुजम्मिल किधर है? चले चले आजा भाई आजा। रेस्क्यू की जरूरत है तो रेस्क्यू तो कर सकते। टेंशन ना लो मैं तो बताया ना इसे रिनोवेट किया ना लगाई से रिनोवेट करो ऐसा है पाकिस्तान वो यार ऐसी गल्स कुछ जेल च गया चले चलो तुम नीचे देख नंगा पूरा ट्रैक पूरा तेरी ध्यान नाल भाई जाले च ना टप जाइए तूने आईजी गेम खेली है प्रोजेक्ट आईजी नहीं चीज़ें मुख्तलिफ अक़साम की है पॉपुलर है अखरोट है शहतूत है बादाम है से एक लकड़ी नहीं रहा अच्छा जी आप आ गए मुझे लग रहा है ये देखिए किले का मुहाफिज खाना है और यहाँ पे मुहाफिजीन जो होते थे अगला जो हिस्सा है वो मजलिस शुरा है उसकी हिफाजत के लिए यहाँ पे मुहाफिजीन होते थे और ये आपके सामने जो हमने कुछ ड्रेसेस रखी हैं इस शोकेस में देखें ये चाइना का कदीम ज़माने का किमखाब का कपड़ा है और इससे जो लिबादा बनता था जो इसको हम चपन कहते थे ये माजी में दरबारों में जो रईस लोग होते थे वो पहनते थे अलबत्ता जो दूसरी दो शोकेस हैं इनमें वूलन ड्रेसेस हैं मतलब ऊन की बनी है चूँकि हुज़ा में या गिलगित चित्राल में यहाँ पे कॉटन नहीं होती थी सिल्क भी नहीं होता था ये सारा चाइना से आता था पहले ज़माने में इस वक्त आप मुहाफिज खाने में हैं अगला हिस्सा मजलिस शुरा है मैं मजलिस शुरा की तरफ बढ़ूंगा आप मेरे पीछे तशरीफ लाएं सर का थोड़ा ध्यान रखें दरवाजे में शुक्रिया ख्वातीन को आगे आने का मौका दें। भाई हमारी वीडियो मुख्तलिफ एंगल की होगी उधर ही देख वीडियो ना बनाओ मैं एक अच्छा अच्छा ना जो कहना चाह रहे हैं यूट्यूब पे वो नहीं मिलेगी जो हम खुद बना रहे हैं लाइट चला लें मुजम्मिल भाई बटन देना ही आप कोशिश करें कि 2 हिस्सों में भी है वैसे क्या तो ड्रेस लग रहा है तेरे नाप दे सही गल वो वैसे ही लग रहा है वैसे तेरे नाप दी नहीं आया चलिए बेटा बड़ी रोशनी कर दो ध्यान से भाई तो वो विंडो वो नीचे जो की ध्यान से मेरी ध्यान से बस ध्यान से इधर की बहुत आज सर आज यहाँ से नीचे लाइट्स इतनी कम क्यों रखी हैं
पहले इस तरह थी वैसे ही रखा है। Please आप just trying to wash. बस ये चीज़ है। dim light is there. पत्थर के बने हुए बर्तन। यहाँ से नीचे निकल जाना। अच्छा जी ठीक है। वैसे तो सीधी। ठीक है। हमारे जो ग्रुप मेंबरान है वो तकरीबन सभी आ गए हैं। तो ये देखें जी ये किले का ऐवान मजलिस शूरा है। माजी में कोई राज की बात हो, कोई मामला ज़रूरी हो या कोई साजिश वगैरह करनी हो तो शूरा में लोग खुफिया तौर पे मीटिंग करते थे। और कहा जाता है जो भी ख़जाना था इस ज़मीन के अंदर यहाँ दफनाया गया था। तो हुज़ा के अमीर सफदर खान जब चाइना की तरफ निकल गए दिसंबर 1891 में, वो सारा ख़जाना यहाँ से लेके अपने साथ भाग गए थे। यहाँ पीछे कॉर्नर में देखें वो गड्ढा भी खाली पड़ा है। और मेरे पीछे जी ये कालीन है कदीम ज़माने की जिसको बुखारा की कारपेट कहते हैं। उस ज़माने में इस तरह के कालीनें समरकंद बुखारा से तिजारत के ज़रिए यहाँ लाते थे और ये काफ़ी ख़राब हुआ था, इसमें छेद बन गए थे। ऊपर आप देखेंगे ये कलर्स गहरे हैं, दरमियान में हल्के कलर्स हैं। यहाँ पे न्यू फैब्रिकेशन हुई है। इस तरह की कालीनें, कॉटन की मलबूसात या सिल्क की चीज़ें, सूती कपड़े वो समरकंद बुखारा से चाइना से आती थी पहले। और हमारे पीछे जी दीवार के ऊपर आप देखें ये जो शोकेस है इनमें कुछ धात के बर्तन हैं जिनको हम आफ्ताबे कहते हैं जी। तो ये सर कदीम ज़माने में ये भी काशगर से लोग लाते थे, सूबा सिंकियांग से। यहाँ बनती नहीं थी तो इनकी बहुत कीमत होती थी। अब मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि स्पेस कमी है यहाँ पे। आगे बढ़ें। यार एंड पहुंचना एक ही जगह पे है ना, कोई मसला नहीं। पहले पहुंच के लास्ट पहुंचना तो एक ही जगह पे है ना, लास्ट पहले पहुंच के लास्ट में पहुंच के क्या फर्क पड़ता है। ये जग और ये ग्लास इसे कहते हैं जी आफ्ताबा। आफ्ताबा बड़ा नैरो एस्केप। ऐसे नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना है। वाकई छोटे ने। अच्छा इधर मालिक सबसे कम है यहाँ पे, आराम से गुजर जाता है। चलो जी हम एग्जैक्टली उसी प्लेस पर आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। पता ही नहीं कुछ। अच्छा जी मैं आपको अभी शाही बावर्ची खाने में ले चलूँगा। पहले ख्वातीन को आगे आने का मौका दें। आ जाइए जी आप आगे। वही है अजीत बोल रही सर देखिए भाई पैरों में क्या रखा है। आपके रिश्ते जब जरा पीछे जो है ये दरमियान में थोड़ा आगे आ जाए। और भी है पीछे जी। पापा जी आप आगे आ जाइए। ये है मोबाइल साहब। जरा आगे आ जाए पीछे जो है। शुक्रिया। शायद हमारी दोनों से तो ख्वातीन हज़रात ये देखिए किले का मरकजी शाही बावर्ची खाना है। इसकी छत आम छतों की तरह नहीं है, थोड़ी मुख्तलिफ डिज़ाइन है। ये लेयर्स में बनी है। ये चित्राल गिलगित
हुंजा नगर में भी पाई जाती है ये छतें, अलबत्ता बल्तिस्तान में ये छतें नहीं होती हैं। इसकी असल वजह है कि सेंट्रल एशिया, कोकेशिया, जॉर्जिया, रशिया में इस तरह की छतें होती हैं जहाँ पर 10-12 लेयर्स तक होती हैं। जितनी भी गर्मी हो आप खोल दें तो ठंडा रहता है एकदम, वहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से हवा का चक्कर चलता है। और सर्दी के दिनों में थोड़ी देर आप दरवाजे को बंद कर लें, आग जला दें तो ये आरामदा हो जाता है। फिर ये छत जो सियाह हुई है ना, इसको आग नहीं लगी है, इसको धुआं लगा ओवर द सेंचुरीज। यहाँ पे मुख्तलिफ बर्तन हैं, मेटल की हैं, पीतल और तांबे की हैं, पत्थर की हांडियाँ हैं, लकड़ी के बर्तन हैं जी, ये सारे उस ज़माने की। आज से 100 साल कबल इस इलाके में यही बर्तन इस्तेमाल हुआ करते थे। इसके अलावा जी आपके पीछे दीवार के अंदर छोटा सा स्टोरेज बना हुआ है जहाँ पे ड्राई गोश्त को ना सुखा के रखते थे। माल मवेशियों को हलाल करके नमक वगैरह से गोश्त टांग देते, दस्तूर था पहले, तो गोश्त अगले 3-4 महीने तक खराब नहीं होता था सर्दी के मौसम में। माजी में यहाँ पे गर्मियों के दिनों में हम सब्जियाँ और लस्सी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और सर्दियों में गोश्त का सूप बनता था। अभी ये वो ज़माना बदल गया है, लोग गर्मियों में भी कढ़ाइयाँ वगैरह बना के खा रहे हैं, तो पहले ये दस्तूर नहीं था जी। अब इस किचन से जी हम बाहर की तरफ पीछे निकलेंगे। आपसे मेरी दरख्वास्त है आप पीछे बाहर तशरीफ़ ले चलें और सीढ़ी के मंसूब पर शाही दरबार में तशरीफ़ ले जाएँ। शुक्रिया। दरबार सजाया जाए। कंफर्म कर रहे हैं, देखिए जरा किधर से हैं तो घर पे आपकी मिसेस खाना पकाती है? इसकी लाइन मारती है। मुजम्मिल और तैयबा इकट्ठे जा रहे हैं भाई 100 साल पुरानी सीढ़ी है। इसलिए बस चलें सर। यार भाई की कोई तस्वीर खींच ले यार। इधर 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 की बैक साइड पे है। कितना गरीब यार। गुलजेब भाई खींचे कुछ टाइम तक ना जो फोटो ना रखी थी ना, ये फोटोग्राफर ना होएगा। बाबा जी पिंडी दास जिंदाबाद। जिंदाबाद। में तस्वीर ले लें। तख्ते शाही नहीं पापा आए हैं, एक दफा देखना चाहिए ही ना। ये पकड़ के रखना यार, ये व्यू तो आता रहेगा। ये बैक साइड का व्यू लाओ, ये वाला। किले का शाही दरबार है। अगर आप तस्वीरें बनाना चाहें तो बना लें। सिर्फ गुजारिश इतनी है कि रस्सियाँ क्रॉस न करें। इस वादी में जी ये जितने दरख्त हैं ये हाथों के लगाए कलमे हैं। स्वात, मरी, कागान, नारायण की तरह ये कुदरती जंगलात नहीं हैं। और हमारे चारों तरफ जो पहाड़ों का सिलसिला है इनको कराकोरम कहते हैं। ये कराकोरम रेंज है। इसकी अलग जो मशहूर चोटियाँ हैं उनमें से
آپ کے سامنے سفید برف والی پہاڑ، اس کو راکا پوشی کہا جاتا ہے جی. اور آگے ویلی میں جو سفید پہاڑ ہے اس کا نام دھیران پیک ہے. اور ہمارے پیچھے جی سامنے جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے سفید برف والے، یہ گولڈن پیک ماؤنٹینز ہے، گولڈن پیک. اور اس کے علاوہ میرے پیچھے جی یہ شمال میں جو پہاڑ ہیں سفید برف والے، یہ التر ماؤنٹین. یہ سب پہاڑ سطح سمندر سے 25,000 فٹ سے زیادہ اونچی ہیں. دیکھنے میں اندازہ نہیں ہو رہا ہے لیکن ان کی ہائٹ کافی زیادہ ہے. اور گرمی کے دنوں میں جب شدت کی گرمی پڑتی تھی جس طرح آج ہے یا بارش ہوتی تھی، تب امیر حمزہ اندرونی دربار تشریف لے چلتے تھے. آپ کے پیچھے جی میں بتا رہا ہوں جی، آپ کے پیچھے جو سینگ لگے ہیں یہ آئیبیکس اور مارفور کے سینگ ہیں. اگر آپ ہو سکتا ہے خنجراب آپ کا سفر ہو تو یہ نظر بھی آ سکتی ہیں آج کل، لیکن یہ بہار کے موسم میں آسانی سے نظر آتی ہیں چونکہ اس وقت ابھی ابھی سبزہ اگتا ہے تو یہ پہاڑوں سے اتر کے نیچے ویلی میں آتی ہیں. چونکہ یہ پروٹیکٹڈ ہے اور گزشتہ 15 سالوں سے ان کی تعداد میں کافی اضافہ ہو چکا ہے. اور ہر سال اس کی ٹرافی ہنٹنگ کی لائسنس ڈپارٹمنٹ آف وائلڈ لائف گلگت بلتستان وہاں سے ایشو کرتے ہیں. جو ہمارے ڈومیسٹک یا فارن جو ہنٹرز ہیں وہ آ کے ان کی شکار بھی کرتے ہیں. اس سے کافی زر مبادلہ آتا ہے، اس سے پھر کافی لوگ ان کی خوشحالی ہوتی ہے اور ان کی شکار پہ جو اندھا دھند شکار ہوتا ہے وہ بچ جاتے ہیں. ہمارے پیچھے جو سٹکس ہیں جی یہ پولو سٹکس ہیں. پولو آپ جانتے ہیں گھوڑوں پہ سوار ہو کے کھیلا جاتا تھا اور اب بھی ہے. پوری دنیا میں بہت مشہور کھیل ہے. پولو کو فارسی میں چوگان کہتے ہیں. اس کھیل کا اصل وطن تاریخ کے اعتبار سے سرزمین ایران ہے. ایران جس کو فارس کہتے ہیں، تاریخ میں قبل از اسلام پولو کا آغاز ہوا وہاں پہ، اور ابھی تک ایران کا قومی کھیل پولو ہے جس طرح پاکستان کی ہاکی ہے. تو محترم خواتین حضرات، اگر آپ تصویریں لینا چاہتے ہیں آپ یہیں پر اپنی تصویریں بنائیں. چونکہ ہم واپس یہاں نہیں آئیں گے، ہم اگلے جو لیونگ رومز ہیں وہ دیکھتے ہوئے باہر نکلیں گے. تو پلیز آپ کی فوٹوگرافی سیشن ہے، 2-3 منٹ تک آپ فوٹوگرافی. بھائی ایک پکچر کھینچیں. جو ہمارے ویلی سے پیچھے اندر جا رہا ہے. جی پہاڑوں کے بیچ میں سے جو ہم کل پھر رہے تھے وہی محترم شہزادوں اور شہزادیوں آگے تشریف آئیں. قلعے کا بقیہ حصہ دیکھیں. ہمیں بھائی دکھا رہی پانی بھی دے رہے ہیں. ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ دیجیے گا. پوری بنائے گا، میں نے کوئی بھی حصہ نہیں چھوڑا. اس طرح سائڈس پر آ جائیں تو سب کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دیواروں کی طرف آپ بڑھیں. تو خواتین حضرات دیکھیں جی، یہ قلعے کا ایوان استقبال ہے، ریسیپشن ہال ہے. یہاں پہ جو تصویریں لگی ہیں ان میں 2 الگ فوٹو گیلریز ہیں. یہ مرزا فنزہ ہے لیفٹ رائٹ، یہاں سے آگے فنزہ کے حکمرانوں کی تصاویر ہیں.
और आगे जी प्रिंस करीम आगा खान उनकी आबा व अजदाद की तस्वीर, ये दो अलग फैमिलीज़ हैं। तो हंजा के हुक्मरानों की जो सीरीज़ है उसमें हमारे पास 19वीं सदी से पहले की तस्वीरें नहीं हैं, जो कि 900 साल तक चली जाती हैं। तो उनमें जी मीर गज़म खान है 1863 से 86 तक। इनके दौर में हंजा पर महाराजा कश्मीर ने 4 हमले किए, वो नाकाम हो गए, गिलगित तक वो पहुंच चुके थे। उनके बेटे ने बाद में इक़्तिदार की खातिर इनको असिस्नेट करवाया था, इक़्तिदार की खातिर कत्ल करवाया था, और ये इनको अंग्रेज़ों के हाथों शिकस्त हुई, तो ये चाइना भागना पड़ा इनको। फिर बाद में खुद भी चाइनीज है क्या? थे यहाँ के, बाद में चाइनीज़ बने होंगे। अच्छा जी, ये उनका भाई मीर नज़ीम खान जिनको हुक्मरानी मिली, उनका बेटा मीर गज़म खान, उनका बेटा मीर जमाल खान, जिन्होंने सरागा खान सुल्तान मोहम्मद शाह के एडवाइस पे हंजा के मीर को बताया कि आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं। इन्होंने क़ायद-ए-आज़म को लेटर दिया 3 नवंबर 1947 को, और ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने शमूलियत की। ये उनके बड़े बेटे मीर गज़नफ़र साहब हैं। ये किला इनकी प्रॉपर्टी थी जो इन्होंने यहाँ के पब्लिक ट्रस्ट को दी है। इनके इस इलाके की तामीर तरक्की में बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो मीर साहब की बेगम साहिबा हैं रानी साहिबा, जो ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन में नुमाइंदगी करती रही हैं, और गिलगित बल्तिस्तान जो असम्बली है लेडी टेक्नोक्रेट रही हैं वहाँ पे काफ़ी अरसे तक। तो इस इलाके की तामीर तरक्की में इनका भी काफ़ी अहम हाथ है। ख़ासकर ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ और हक़ूक़ के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। इनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम सलीम है। इनकी रिहाइश गर्मियों का हंजा में और सर्दियों की रिहाइश इस्लामाबाद में है। हमारे पीछे जी बहुत सारी तलवारें हैं जो बहुत सारे लोगों ने हमें दी हैं, ढाल है, बंदूक है कदीम ज़माने की। और यहाँ पे मेरे बाएं हाथ पे कुछ मलबूसात हैं जो जिनको हम दोबारा रिस्टोर करवा के रखा है, जो शाही मलबूसात हैं। और ये झंडे हैं जिनको हम अलम कहते हैं। इसके अलावा आपके ऊपर दीवार पे देखें जी, ये जंगली बेड़ू का हेड लगा हुआ है। जंगली बेड़ू है, बाहर जो आपने देखो बकरे थे, ये बेड़ू है। इस बेड़ू शरीफ को मार्को पोलो कहते हैं, मार्को पोलो शीप कहते हैं जी। और ये अभी कम रह गए हैं, इसलिए इनकी शिकार की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। कोशिश है कि दोबारा इनकी नस्ल में इजाफा हो। आपके पीछे जी आगा खान डायनेस्टी की तस्वीरें हैं। अगर आप दिलचस्पी है तो मैं इनके बारे में बैकग्राउंड बता सकता हूँ कि कौन है, क्या मामला है। ओके सर, आपकी इजाज़त से आगा खान जो लफ्ज़ है या जो टाइटल है, ये फ़ारसी में लॉर्ड आका सरदार को कहते हैं। ये टाइटल इमाम शाह हसन अली शाह को, ईरान के जो बादशाह थे फ़तह अली शाह काचार, उस ज़माने में 19वीं सदी में उन्होंने इनको दिया था जब ये सूबा किरमान के प्रोविंस के गवर्नर थे। असल जो इनकी हिस्ट्री शुरू होती है वो ख़ातमुन नबीय्यीन सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके चचाज़ाद भाई हज़रत अमीरुल मोमिनीन असदुल्लाह गालिब अलैहिस्सलाम, उनके साहिबजादे शहीद करबला हज़रत सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम। तो उनकी नस्ल से सिलसिला जारी है, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ इस्लाम के जो बड़े बेटे थे वो इमाम इस्माइल और दूसरे बेटे इमाम मूसा काज़िम। इमाम मूसा काज़िम की नस्ल से 12वें इमाम मेहदी वो गायब तस्वूर किए जाते हैं। बड़े बेटे इस्माइल की नस्ल जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता अरब से निकल गए थे, चूँकि उस ज़माने में अरबों की जानिब से हिबायत के लिए बहुत खतरा शदीद लाहक होती थी। तो ये अरब से यमन गए, यमन से मराकश गए, मराकश से होते हुए ये मिस्र पहुँच गए। मिस्र में इन्होंने इनके जो मुरीद थे उन्होंने मेहनत करके वहाँ पे हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के नाम से फातिमी खिलाफत इस्टेब्लिश किया 12वीं सदी में। और पूरे मिस्र पर इन्होंने फातिमी खिलाफत का वो खिलाफत कायम किया 250 साल तक। उस ज़माने में जामअतुल अज़हर जो इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है वो तामीर हुई, वहाँ पर इन्होंने करवाया और काहिरा शहर को बसाया पहली मरतबा। और इस दौरान जो कंटेम्प्रेरी खिलाफत थी वो बगदाद में बनो अब्बास की खिलाफत थी, जिसको अब्बासी खिलाफत के नाम से याद किया जाता है। उसके ख़त्मे के बाद ये ईरान आए थे और ईरान में काफ़ी अरसे तक इनकी स्टेट रही है, ईरान के पहाड़ी इलाकों में। फिर मंगोलों के हमलों के बाद जब मुसलमान आपस में भी लड़ते थे, आपको पता है सही तरीके से, इस वजह से मंगोलों ने मुसलमानों को तबाह किया। खारज़म से लेके समरकंद, बुखारा से लेके बगदाद तक, बगदाद से फिर ईरान तक। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ईरान से निकल गए। ईरान से निकल कर
ہیرات کے راستے افغانستان پہنچے, وہاں قندھار میں کچھ عرصہ رہے, جتنے بھی سید تھے ان کو لے کر یہ انڈیا پہنچے. تو انڈیا میں شاہ حسن علی شاہ کے جو روضہ ہے یہ بمبئی میں ہے. یہ ان کے پوتے تھے امام سلطان محمد شاہ, جو ان کے سکسیسر تھے, امامت کی گدی ان کے پاس تھی. 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر رہے, اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے انہوں نے سر سید احمد خان کی علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام کے لیے فنڈز کافی تعداد میں پیش کیے. اور پاکستان بننے کے بعد انہوں نے گوادر کا علاقہ تھوڑا سا خریدا, عمان سے وہ پاکستان کو دیا, جہاں پر ابھی سی پورٹ بن رہا ہے. اس کے بعد یہ یورپ چلے گئے. ان کے جو جانشین ہیں یہ شاہ کریم الحسینی ہے, جو ان کو گدی ملی امامت کی. انہوں نے حنزہ میں 2 قلعے, بلتستان میں 3 قلعے, لاہور میں مسجد وزیر خان, امیر تیمور کا مقبرہ, اس طرح کافی سارے اسلامی فن تعمیر کی جو قلعے ہیں, مساجد ہیں, وہ مرمت کروائی ہیں. تو یہ سلسلہ ابھی تک کنٹینیو کر رہا ہے. یہ فرانس میں رہتے تھے, ابھی 3-4 سال پہلے فرانس کو انہیں چھوڑ دیا تھا, یہ پرتگال چلے گئے. وہاں پہ ہو سکتا ہے وہاں پہ چونکہ مسلمانوں کے خلاف کوئی فرانس کے حالات خراب ہونے والے تھے, ان کو اندازہ ہو رہا تھا, تو نکل گئے وہاں سے. تو سر یہ پاکستان میں کیوں نہیں آتے؟ انشاءاللہ رہیں گے, جب پاکستان والے بلائیں گے. ان کے فالوورز ہیں ادھر کافی نہیں, زیادہ. جب پاکستان بلائیں گے پائیں گے نا. جی ہے کراچی میں کی جہاں پہ سلطان محمد شاہ پیدا ہوئے تھے, وہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے, گھر ہے ان کے ابھی تک. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. جی سر, آگے چلتے ہیں. اس میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہوتی ہے نا, گورنمنٹ جب ان کو بلاتے ہیں, پرمیشن دیتی ہے. نیشنلٹی پاکستانی میں ہے اصولاً تو ابھی ان کی نیشنلٹی تو فرینچ ہے نا, چونکہ جب ملک دل کا تو نیشنلٹی بھی چینج ہوتی ہے. امامت کا سلسلہ ہے نا, وہی. اور میں کیا پیش ہوا. آئیں جی, آئیں جی. آپ بڑے خوشحال لگتے ہیں. جی ذرا اندر آ جائیں آپ سارے. تو خواتین حضرات دیکھیں, یہ قلعے کا سمر بیڈ روم ہے. اس کی چھت پہ جو سیلنگ لگی ہے برٹش ٹائمز میں لگی ہے. اس میں نئی چیزیں جو لگی ہیں یہ انگریز دور میں آیا تھا. اور یہاں پہ جی دیواروں پہ جو ڈاکومنٹس ہیں, یہ اس زمانے میں تجارت ہوا کرتا تھا چائنا کے ساتھ, تو ایک ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتی تھی. اس زمانے کے دستاویز ہیں, چین اور حنزہ کے مابین وہ تجارتی سلسلہ چلتا تھا, اور چائنیز نے کبھی ہمیں سوئی کے نوک کے برابر ڈسٹرب نہیں کیا ہے. میں تو خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنا آپ کو کہ چائنیز ہمارے یہاں پہ ہمسائے ہیں. آج افغانستان ہوتا, انڈیا ہوتا, تو ہماری حالت بری ہو جاتی ہے یہاں پہ. اور یہ دیکھیں جی, یہ حنزہ کے امیر نے جو قائد اعظم کو لیٹر دیا تھا, اس لیٹر کی کاپی آپ دیکھ لیں. جب حنزہ اسٹیٹ نے قائد اعظم کو لیٹر لکھا اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے شمولیت کی تھی. محترم خواتین حضرات, آپ آگے دیکھیں, یہ دیوار پہ یہ جو قالین, اس کو مسند کہتے ہیں. اوریجنل نہیں ہے, یہ نقل ہے. جب کبھی ایک بادشاہ اقتدار میں آتے تھے, ان کی تخت نشینی ہوتی تھی, تو تاج پوشی کے دوران یہ تخت پہ بچھا لیا کرتے تھے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں جی. آگے سمر بالکونی. یہ سمر بالکونی 1915 عیسوی میں اضافہ ہوا تھا انگریز دور میں. اس میں شیشے کی کھڑکیاں وغیرہ جو ہے نا انگریز دور میں. اور یہاں پہ جی یہ کرسی, ٹیلی فون, صوفے انگریز دور سے تعلق رکھتی ہے. مطلب انگریزوں کے آنے کے ساتھ ساتھ نئی جو چیزیں اس علاقے میں آئی ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو بوسیدہ ہو گئی تھی, ان کو ہم نے نئے کور چڑھا کے رکھی گئی. اس